बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जैसे हम लोग देख रहे हैं अपने जो है क्या नाम है, सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेल्जियम के बारे में विशेष बातें क्या चीज़ है। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है और यहाँ पर की जो मुद्रा है वो यूरो है। और ये किस महाद्वीप में बिलोंग करता है, तो ये यूरोपीय महाद्वीप में बिलोंग करता है। और बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं तो उस भाषाओं में जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितनी है, तो देखिए क्या नाम है, आपके पास यहाँ पर आपके पास 59%, 59% यहाँ पर आपकी जो है डच भाषा को बोला जाता है। कौन सी भाषा को? तो डच भाषा को बोला जाता है। और ओनली जो है क्या नाम है 1% यहाँ पर जर्मन को बोला जाता है। और बाकी आपके पास जो है क्या नाम है 40% यहाँ पर फ्रेंच भाषा को बोला जाता है। 40% किस भाषा को बोला जाता है? तो फ्रेंच भाषा को बोला जाता है। तो इसके बारे में इतना ही कि बेल्जियम की जो समझदारी है या फिर सत्ता की जो साझेदारी। देखिए, हम बेल्जियम की समझदारी की बात करते हैं तो यहाँ पर बेल्जियम की जो सरकार थी उन्होंने क्या करा, केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री होंगे उनकी संख्या को समान विशेष कानून के लिए दोनों समुदायों की सहमति। तो जाहिर है कि उन्होंने केंद्र सरकार ने डच भाषा को और फ्रेंच भाषी जो मंत्री होंगे उनकी संख्या समान होगी और दोनों समुदाय अपनी सहमति से कानून को पारित करेंगे। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार की शक्तियाँ लिखा हुआ है, गलत छपा हुआ है यहाँ पर, ये शक्तियाँ हैं आपका, शक्तियाँ क्षेत्रीय होंगी, सरकार को अलग अलग क्षेत्र में होंगे। सरकार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी, तो कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। 1970 और 1993 के बीच संविधान में संशोधन किए गए ताकि सब मिलजुल जुल कर रहें। तो राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। सामुदायिक सरकार, एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा संस्कृत भाषा से जुड़े फैसले का अधिकार होगा। यहाँ पर जो फैसला दिया जाएगा वो एक ही भाषा अर्थात संस्कृत से जुड़े लोगों को फैसला देने का अधिकार होगा। तो इस चीज़ को बेल्जियम की समझदारी से निरूपित किया गया और निर्धारित किया गया जिससे वहाँ पर शांति बहाल रहे। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो जाहिर है कि युक्ति परख के लिए यहाँ पर हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं तो सभी के अपने अपने हित होते हैं, तो उसको ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये विभिन्न शब्द है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो युक्ति परख के लिए यहाँ पर हानि या लाभ परिणामों पर आधारित होगी, क्योंकि एक देश में रहने वाले बहुत से सामाजिक समूह के लोग बाग रहते हैं, उनमें आपस में टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर ये विभिन्न शब्द है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम और साथ टकराव को कम करने के लिए। दूसरे नंबर पर राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होगा। अगर राजनीतिक व्यवस्था का हम स्थायित्व चाहते हैं, स्थायी रूप से चाहते हैं, तो इसके लिए हमें युक्तिपरक अर्थात सत्ता की साझेदारी को रखना जरूरी है। देखिए, नैतिक तर्क क्या कहता है हमारा, नैतिकता या फिर अंतर्भूत महत्व पर आधारित होगी। कैसे? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होगी, अर्थात देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े। जाहिर है लोग बाग इससे जुड़ेंगे लोकतंत्र के थ्रू और जो है शासन व्यवस्था में भाग लेंगे। लोगों का अधिकार है, उनसे सलाह ली जाएगी। प्रशासन की शासन किस प्रकार से हो उनसे पूछा जाएगा, उनसे समझा जाएगा। लोग इसमें अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह नैतिक परख भी है, अच्छा भी है।